नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के पहियों पर, मतलब उन नई डिफेंस गाड़ियों पर जो अब देश में ही बन रही हैं। हाँ, खासकर मेक इन इंडिया के तहत बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेखों के अंश हैं। भारत के नए रक्षा वाहन मेक इन इंडिया जैसे शीर्षकों वाले। जरूर। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। देखिए, अक्सर जब सेना की गाड़ी की बात होती है ना, तो लोगों के मन में शायद वो पुरानी डिफेंस जीप ही आती है। हाँ, वो एक इमेज बनी हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत, जैसा आपने कहा, अब काफी बदल गई है। बिल्कुल। और काफी दिलचस्प भी है। बिल्कुल। भारत अब किसी एक टाइप की जीप पर नहीं, बल्कि अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए, मतलब रेगिस्तान के लिए अलग, पहाड़ों के लिए अलग, खास तरह की गाड़ियां बना रहा है, वो भी यहीं अपने देश में। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये नई गाड़ियां हैं कौन सी, इनमें क्या खास है, और ये हमारी सेना को कैसे और मजबूत बना रही हैं। तो चलिए इसी को और खंगालते हैं, कैसे भारत अपनी फौजी ज़रूरतों के लिए एक पूरी नई विविध रेंज तैयार कर रहा है वाहनों की। जी। तो सबसे पहली बात जो हमारे नोट्स भी कहते हैं वो साफ कर लें, कोई एक नई डिफेंस जीप जैसा मॉडल नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में फोकस अब कई तरह के स्वदेशी गाड़ियों पर है, हर एक को शायद किसी खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। और यही बदलाव अपने आप में बहुत अहम है। मतलब पहले एक स्टैंडर्ड अप्रोच था, एक ही गाड़ी ये कई कामों में इस्तेमाल हो। हाँ, वही मानकीकरण वाली बात। बिल्कुल। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेना के जो स्पेसिफिक ऑपरेशनल जरूरतें हैं, उनके हिसाब से बिल्कुल कस्टमाइज्ड, मतलब सटीक वाहन बन रहे हैं। अच्छा। और ये ना सिर्फ क्षमता बढ़ाता है, बल्कि मेक इन इंडिया का जो रणनीतिक लक्ष्य है उसे भी पूरा करता है। आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? हल्के वाहनों से? हाँ, हल्के और फुर्तीले वाहनों से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो नोट्स में एक नाम है JSW टॉमकार टैक्टिकल ATV। ATV मतलब ऑल टेरेन व्हीकल। जी, ऑल टेरेन व्हीकल। ये JSW सर्बलोह मोटर्स और एक अमेरिकन कंपनी है टॉमकार, उनका जॉइंट वेंचर है शायद। हाँ, ये एक साझेदारी है। और ये ATV क्या करते हैं, मतलब इनका काम क्या है? देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य है सैनिकों को तेजी से उन जगहों पर ले जाना जहां नॉर्मल गाड़ियां नहीं जा सकती। जैसे बहुत ऊबड़-खाबड़ इलाके, रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, बर्फीले क्षेत्र, जहां तेजी से पहुंचना जरूरी हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा, खासकर मुश्किल इलाकों में दुश्मन से पहले पहुंचना या जल्दी रिस्पॉन्ड करना। बिल्कुल। और ऐसे हल्के तेज रफ्तार वाहनों की जरूरत खासतौर पर हमारी सीमाओं पर और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। अच्छा। जहां अच्छी सड़कें नहीं हैं या हैं ही नहीं, वहां जो क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं, उनके लिए ये ATVs बहुत काम के साबित हो सकते हैं। ये सैनिकों को उन पॉइंट्स तक जल्दी पहुंचा सकते हैं जहां भारी गाड़ियां शायद जा ही ना पाएं या पहुंचने में बहुत देर लगा दें। समझ गई। अब इसी हल्के वर्ग में एक और नाम है जो काफी सुनने में आ रहा है, महिंद्रा ALSV। हाँ, ALSV, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। इसका एक खास वर्जन भी है, VMIMS। जी। तो जैसा नाम से लग रहा है, ये हल्का है लेकिन आर्मर्ड भी है, मतलब सुरक्षा भी देता है। हाँ, इसमें बेसिक प्रोटेक्शन है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है नोट से कि इसका जो नया वर्जन है उसमें 81 mm या 120 mm का मोर्टार लगाने की क्षमता है। हाँ, ये एरावत सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये तो कमाल है, मतलब एक फुर्तीली हल्की गाड़ी और उस पर इतनी भारी फायर पावर। बिल्कुल। सोचिए, छोटी यूनिट्स के लिए ये मैदान में कितना फर्क ला सकता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, हल्के बख्तरबंद वाहनों का जो मेन फायदा होता है वो है मोबिलिटी और प्रोटेक्शन का बैलेंस, गति और सुरक्षा। जी। ये सैनिकों को छोटी मोटी फायरिंग से या बमों के छर्रों से बचाते हुए तेजी से मूव करा सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर मोटर लगा देते हैं, हाँ, तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं रह जाता, ये एक तरह का चलता फिरता फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है। अच्छा। पैदल सेना को अपने साथ ही तुरंत कह सकते हैं कि आर्टिलरी जैसा सपोर्ट मिल जाता है। दुश्मन के बंकर हो या पोजीशंस, उनको जल्दी निशाना बनाया जा सकता है। यानी ये सिर्फ बख्तरबंद टैक्सी नहीं, लड़ाई में एक्टिव रोल भी निभा सकती है। बिल्कुल। और इसका स्टेटस क्या है अभी? नोट्स में लिखा है कि सेना ने 1300 से ज्यादा का ऑर्डर दिया है और तैनाती भी शुरू हो गई है सिक्किम जैसे इलाकों में। जी हाँ, ये तैनाती बताती है कि सेना इसे अपनी प्लानिंग का अहम हिस्सा मान रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? हल्के वाहनों में हमेशा सुरक्षा और वजन के बीच एक ट्रेड ऑफ होता है। ALSV को शायद स्टैनैग लेवल 1 की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो छोटे हथियारों और ग्रेनेड के टुकड़ों से बचाता है। अब मोटर जैसी भारी चीज लगाने से गाड़ी का वजन बढ़ता है, उसकी स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है।
तो इंजीनियरिंग के नजरिए से ये एक चुनौती होती है जिसे डिजाइन में संभालना पड़ता है। सही बात है, संतुलन बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुए हल्के और फुर्तीले वाहन। अब आते हैं उन स्थितियों पर जहां खतरा ज्यादा बड़ा हो, भारी फायरिंग या ब्लास्ट का डर हो। हाँ, जहाँ ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत हो। तब हमें मजबूत कवच चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ मध्यम और भारी बख्तरबंद गाड़ियों की बात आती है। एक नाम है कल्याणी M4। जी, कल्याणी M4। ये एक भारी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें 8 सैनिक आ सकते हैं और इसकी खासियत बताई जाती है आईईडीज झेलने की क्षमता। हाँ, आईईडीज और माइंस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो अक्सर छुपा कर लगाए जाते हैं और दूसरे धमाकों को भी झेल सकती है ये। और इसे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों के लिए खास बताया गया है। बिल्कुल। ये MRAP कैटेगरी की गाड़ी है, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड। अच्छा। MRAP। और ये भी पता चला है कि सेना इसे इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, ये सेना में शामिल है और इस्तेमाल हो रही है। ऐसे भारी संरक्षित वाहनों की जरूरत आज के दौर में बढ़ गई है, खासकर एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब ऐसी लड़ाई जहां एक ऑर्गेनाइज्ड सेना का सामना छोटे गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करने वाले ग्रुप्स या आतंकियों से होता है। अच्छा। ऐसी लड़ाइयों में आईडीज और घात लगाकर हमला करने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो सैनिकों की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। M4 जैसी गाड़ियां यही काम करती हैं। समझ गए। अब भारी श्रेणी में एक और अहम नाम दिख रहा है, DRDO WAP, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। हाँ, वैप। ये DRDO का डेवलपमेंट है। और इसमें टाटा और महिंद्रा जैसी प्राइवेट कंपनियों का भी हाथ रहा है, ऐसा सुनने में आया है। जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा उदाहरण है। ये एक 8x8 पहियों वाला आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC है। APC मतलब बख्तरबंद सैनिक वाहक। बिल्कुल। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर सैनिकों को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र तक ले जाने और वहां से निकालने के लिए। इसमें 10-12 सैनिक आ सकते हैं और सुरक्षा। नोट्स कहते हैं स्टैनाग लेवल 3 या 4। ये लेवल क्या होता है? स्टैनाग एक नेटो स्टैंडर्ड है बख्तरबंद गाड़ियों की प्रोटेक्शन लेवल के लिए। लेवल 3 का मतलब है कि ये 7.62 mm की आर्मर पियर्सिंग गोलियों को रोक सकता है और 155 mm आर्टिलरी शेल के धमाके से भी कुछ दूरी पर बचा सकता है। ओह! लेवल 4 इससे भी ऊपर है। ये और भारी मशीन गन फायर और शायद छोटे माइन से भी बचा सकता है। तो लेवल 3-4 काफी मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। तो ये काफी सुरक्षित है मतलब? जी हाँ, ये सैनिकों को युद्ध के मैदान में ज्यादातर खतरों से बचा सकता है। और इस पर हथियार भी लग सकते हैं? हाँ, वॉप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत के हिसाब से इस पर मशीन गन या ऑटो कैनन यानी छोटी तोप फिट की जा सकती है। अच्छा। तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, कवर फायर भी दे सकता है। और इसका क्या स्टेटस है? परीक्षण चल रहे हैं? जी, इसके परीक्षण और सेना में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है, जैसा नोट्स में है। तो APCs का मुख्य काम सैनिकों को लाना ले जाना और जरूरत पड़ने पर फायर सपोर्ट देना हुआ। बिल्कुल। APCs किसी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मतलब जो सेना वाहनों पर चलती है उसकी रीड होते हैं। और वॉप जैसे 8x8 वाहन का एक और फायदा है, ज्यादा पहियों की वजह से मुश्किल रास्तों पर इसकी पकड़ और स्टेबिलिटी बेहतर होती है। हाँ, भारत जैसे अलग-अलग तरह के टेरेन्स के लिए ये जरूरी होगा। बिल्कुल। और ये ज्यादा पेलोड यानी वजन ले जा सकता है, मतलब ज्यादा सैनिक या ज्यादा हथियार या दूसरे उपकरण। ठीक है, अब मध्यम श्रेणी की भी बात कर लेते हैं। टाटा लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर LATC का जिक्र है। हाँ, LATC। इसकी खासियत भी यही बताई गई है, आईडी और गोलियों से सुरक्षा और 10-12 सैनिकों की क्षमता। तो ये वैप से हल्का लगता है। हाँ, संभवतः ये वैप से थोड़ा हल्का होगा, लेकिन फिर भी अच्छी सुरक्षा देता है। इसे शायद उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां वैप जैसे भारी वाहन की जरूरत ना हो, पर बख्तरबंद सुरक्षा फिर भी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इसके इस्तेमाल का दायरा बहुत बड़ा बताया गया है। जैसे सिर्फ काउंटर टेररिज्म या बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, बल्कि UN पीस कीपिंग मिशन और यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। और यही बात ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत वैल्यूएबल बनाती है, उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। सही। जब एक ही गाड़ी इतने अलग अलग काम कर सकती है तो ये न सिर्फ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देती है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। हाँ, ये तो है। सोचिए, हर काम के लिए अलग अलग गाड़ी खरीदना, उनका मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट्स का इंतजाम करना, उसकी बजाय अगर एक ही तरह की गाड़ी कई रोल निभा ले तो लॉजिस्टिक्स इतना आसान हो जाता है। हाँ, ये सेना के लिए बहुत मायने लगता होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गए खास बख्तरबंद गाड़ियों की बात, लेकिन नोट्स में हल्के वाहनों की एक और कैटेगरी का भी जिक्र है। हाँ। जो शायद उतने बख्तरबंद नहीं है,
कहा गया है कि महिंद्रा और फोर्स मोटर्स भी सेना के लिए नए हल्के वाहन बना रहे हैं। जी हाँ, लाइट व्हीकल्स। और हाल ही में सरकार ने करीब 5000 ऐसी गाड़ियां खरीदने का सौदा भी किया है इन कंपनियों से। हाँ, ये एक बड़ा ऑर्डर है। इनका क्या मकसद है? ये शायद सामान्य आवाजाही के लिए होंगी। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेना की हर जरूरत भारी बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी नहीं होती। हाँ। बल्कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हल्के, भरोसेमंद और फुर्तीले वाहनों की जरूरत होती है जो नॉन कॉम्बैट रोल निभा सकें। जैसे सामान पहुंचाना, मतलब लॉजिस्टिक्स, सैनिकों की सामान्य आवाजाही, कमांडरों का मूवमेंट, कम्युनिकेशन में मदद करना, घायलों को निकालना और भी बहुत सारे सहायक काम। अच्छा। ये गाड़ियां शायद सीधी गोलीबारी का सामना करने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन सेना की पूरी मशीनरी को चलाने के लिए ये उतनी ही जरूरी है जितने टैंक या एपीसीज। सही बात है। तो ये 5000 वाहनों का ऑर्डर दिखाता है कि इस जरूरत को भी पहचाना गया है और इसे पूरा किया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को अब एक साथ देखें तो साफ है कि भारत अब किसी एक डिफेंस जीप के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी सेना की हर छोटी बड़ी खास जरूरत को समझकर गाड़ियों का एक पूरा परिवार, एक पूरी फ्लीट तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही, एक पूरी रेंज विकसित हो रही है। हमने देखा हल्के सेगमेंट में फुर्तीले एटीवीज हैं। फिर महिंद्रा ALSV जैसा आर्मर्ड वाहन भी है जिसमें मोटार लग सकता है। जी। मध्यम श्रेणी में टाटा LATC जैसा मल्टीपर्पज वाहन है। हाँ। और भारी श्रेणी में कल्याणी M4 और DRDO वाद जैसे मजबूत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म हैं जो सैनिकों को गंभीर खतरों से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इनके साथ साथ बड़ी संख्या में सामान्य हल्के वाहन भी आ रहे हैं। हाँ। और इन सभी अलग अलग वाहनों के पीछे कुछ कॉमन लक्ष्य साफ दिखते हैं। क्या है वो? पहला और सबसे जरूरी, अपने सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा, चाहे वो गोलियों से हो, छर्रों से हो या IED जैसे बड़े धमाकों से। हाँ, सुरक्षा सबसे पहले। दूसरा, हर तरह के मुश्किल इलाके में तेजी से और प्रभावी ढंग से पहुंचने की क्षमता, ताकि सेना जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन ले सके। मोबिलिटी। जी, मोबिलिटी। और तीसरा, सेना की ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना। इसमें फायर पावर, निगरानी, सैनिकों को सुरक्षित रखने की क्षमता सब शामिल है। और इन सब के केंद्र में है मेक इन इंडिया, मतलब स्वदेशी तकनीक और उत्पादन पर जोर। ये भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर भारत की डिफेंस व्हीकल स्ट्रैटेजी अब पहले से कई ज्यादा विविध है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और सेना की जमीनी हकीकत और भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार हो रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ नई गाड़ियां खरीदने की बात नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई डिफेंस, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। हाँ, और ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ गाड़ियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत की रक्षा उत्पादन में बढ़ती आत्मनिर्भरता की। हाँ। अपनी जरूरतों को खुद समझने और उनके स्वदेशी समाधान बनाने की कहानी है ये। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बायर नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्रिएटर भी बन रहा है। बिल्कुल। इसी के साथ आज की हमारी गहन बातचीत यहीं समाप्त होती है। जी। हमने भारत के उभरते हुए स्वदेशी रक्षा वाहनों के इस पूरे लैंडस्केप को और उनके महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ, एक अच्छी चर्चा रही। और अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जो हमारे आज के डिस्कशन से थोड़ा आगे जाता है, पर इसी पर आधारित है। जरा सोचिए, जमीनी वाहनों के क्षेत्र में ये जो स्वदेशी क्षमता बन रही है, ये ना सिर्फ हमारी आज की सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रही है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और दुनिया के डिफेंस स्टेज पर उसकी भूमिका को कैसे आकार देगी। अच्छा सवाल है। और क्या जमीन पर मिली ये कामयाबी हवाई और समुद्री क्षेत्रों में यानी एयर और नेवल डोमेन में इसी तरह की स्वदेशी प्रगति को और तेज करने की प्रेरणा और आधार बनेगी? सोचने वाली बात है।